उन कारों से पीछा छुड़ाने के लिए हितेश ने अपनी कार की स्पीड तेज कर दी, लेकिन तभी पीछे आ रही कारों ने भी गति पकड़ ली। फिर हितेश ने अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए गाड़ी को कभी लेफ्ट की तंग गली में तो कभी राइट की भीड़-भाड़ वाली गली में मोड़ना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों की भागम भाग के बाद आखिर हितेश उन पीछा कर रही कारों की नजरों से ओझल होने में कामयाब रहा। लगता है उनसे पीछा छूट गया, हितेश ने कहा। हाँ, कुछ समय के लिए, रोहन ने शक करते हुए कहा। फिर रिया माहौल को चेंज करने के लिए बीच में बोली, तो बताओ कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हैं हम? इस पर रोहन बोला, एक बार और सोच लो रिया, मेरे हिसाब से हमें घर वापस लौट जाना चाहिए। रोहन कंसर्न के साथ बोला, नहीं, आज दुनिया की कोई भी ताकत हमें डिनर करने से नहीं रोक सकती। हम डिनर जरूर करेंगे, रिया अपनी जिद पर अड़ते हुए बोली। इस पर रोहन ने हार मान ली। फिर हितेश ने गाड़ी सनशाइन रेस्टोरेंट की ओर मोड़ ली। ये कोई बड़ा रिच हाई क्लास रेस्टोरेंट नहीं था जहां रिया जाया करती थी, बल्कि एक मिडिल क्लास छोटा सा लेकिन प्यारा सा रेस्टोरेंट था। इस रेस्टोरेंट में काफी भीड़ भी थी। नाइस रेस्टोरेंट, रिया चहल पहल वाला एम्बियंस देखकर बोली। क्या तुम्हें यह सच में पसंद आया? यह तुम्हारे उस सिंगापुर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट के आगे तो कुछ भी नहीं है, रोहन रिया से बोला। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं छोटी थी तब पापा मुझे और मम्मी को ऐसे ही रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लाया करते थे। यहां आकर मेरी बचपन की यादें ताजा हो गई, रिया ने रोहन से कहा। भीड़ भाड़ होने की वजह से टेबल मिलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन चेतन ने पता नहीं मैनेजर से क्या बात की कि कुछ ही देर में उनके लिए एक टेबल का बंदोबस्त हो गया। चेतन, सच सच बताना, तुमने उस मैनेजर को डरा धमकाकर इतनी जल्दी टेबल खाली करवा दी ना? हितेश बोला। इस पर चेतन ने कहा, डरा धमकाकर नहीं, बस प्यार से उसका कॉलर पकड़कर उसे समझाया। ये सुनते ही रिया की हंसी छूट गई। फिर सभी आपस में कुछ और इधर उधर की बातें और हंसी मजाक करने लगे। इस दौरान रिया पूरी तरह खुलकर हंस रही थी। वो इस मोमेंट को फुल एंजॉय कर रही थी। अपने पापा की मौत के बाद शायद वो आज ही इतना खुलकर हंसी थी। कुछ देर में वेटर वहां आया और उसने टेबल पर मेन्यू कार्ड रख दिया। बोलो रिया, क्या लोगी? रोहन ने मेन्यू कार्ड रिया की ओर बढ़ाते हुए पूछा। जो भी तुम लोग लोगे, एनी लोकल डिश और स्पाइसी भी, रिया ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा और मेन्यू कार्ड फिर से रोहन की ओर बढ़ा दिया। इस पर रोहन ने मेन्यू कार्ड हितेश और चेतन की ओर बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, आज तुम दोनों की पसंद का खाते हैं। ये सुनते ही हितेश और चेतन खुश हो गए और मेन्यू कार्ड रीड करने लगे। तभी रोहन को जो दिखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीजी में उसे जो ब्लू स्टोन का लॉकेट पहने शख्स दिखा था, वो इस रेस्टोरेंट में भी मौजूद था। वो भी भीड़ में खड़ा चोरी छिपे रोहन को देख रहा था। उसे देखते ही रोहन अपनी चेयर से खड़ा हो गया और उस शख्स की ओर जाने लगा। क्या हुआ, कहां जा रहे हो? रिया ने रोहन को अचानक से खड़े होते देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस वॉशरूम से भी आया, रोहन ने बहाना बनाया। फिर वो उस ब्लू स्टोन का लॉकेट पहने शख्स की ओर बढ़ा, लेकिन जब उस शख्स ने देखा कि रोहन उसकी तरफ ही आ रहा है तो वो वहां से भागने लगा। रोहन भी उसके पीछे पीछे भागा। उधर रिया और हितेश बात करने में बिजी थे, लेकिन चेतन ने रोहन को किसी का पीछा करते हुए देख लिया। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। तभी वो भी टेबल से खड़ा हुआ। उसे खड़ा होता देखकर हितेश ने पूछा, अब तुम कहां जा रहे हो? वॉशरूम, चेतन ने भी रोहन वाला बहाना बना दिया। इस पर हितेश मजाक में बोला, क्या बात है, आज सबका एक साथ ही प्रेशर बन रहा है। ये सुनते ही रिया हंसने लगी। वहीं चेतन रोहन को ढूंढते हुए वहां से निकल गया। रोहन उस ब्लू स्टोन लॉकेट वाला शख्स का पीछा करते करते पार्किंग एरिया में जा पहुंचा। वो शख्स के करीब जाने ही वाला था कि तभी एक ब्लैक कार रोहन के सामने आकर खड़ी हो गई। ये वही कार थी जो कुछ समय पहले उनका पीछा कर रही थी। इस कार से 4 काला कोट पहने आदमी बाहर निकले और उन्होंने रोहन पर हमला बोल दिया। ये चारों रोहन पर एक के बाद एक
कभी पंच तो कभी किक बरसा रहे थे, लेकिन रोहन का डिफेंस भी कमाल का था। तभी चेतन रोहन को ढूंढते हुए वहां आ गया। जब उसने देखा कि रोहन बड़ी कुशलता से उन चारों आदमियों से लड़ रहा है, तो वो कार के पास टिककर खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी सिगरेट सुलगाई और कश लेता हुआ रोहन से बोला, मेरी कुछ मदद चाहिए क्या? जवाब में रोहन ने चारों दुश्मनों को एक के बाद एक किक मारते हुए कहा, नहीं, तुम बस शो एंजॉय करो। फिर रोहन ने उन दुश्मनों की जमकर धुनाई की। वो 4 होने के बावजूद रोहन को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। चेतन रोहन की फाइटिंग स्किल्स देखकर इंप्रेस हो गया था। तभी वहां एक और ब्लैक कलर की कार आई। ये वो दूसरी कार थी जो उनकी गाड़ी को फॉलो कर रही थी। इस कार से भी 4 ब्लैक कोट पहने आदमी बाहर निकले। वो रोहन पर हमला करने जा ही रहे थे कि कार के पास खड़ा चेतन उनके बीच आ गया। उसकी फाइटिंग स्किल्स भी काफी अच्छी थी। वो अकेला उन चारों गुंडों पर भारी पड़ रहा था। कुछ ही देर में रोहन और चेतन दोनों ने मिलकर उन 8 में से 7 गुंडों को मार गिराया। चेतन 8वें गुंडे को भी मारने वाला था कि तभी रोहन बीच में आ गया और बोला, रुको, इसे जान से मत मारना, मुझे इस गुंडे से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। जवाब में चेतन बोला, मुझे नहीं लगता ये आसानी से अपना मुंह खोलेगा। ये सुनकर रोहन बोला, तो हम इसका मुंह खुलवा देंगे। ये सुनकर चेतन रोहन का इशारा समझ गया और गुंडे को देखकर एक ईविल स्माइल करने लगा। चेतन गुंडे को पकड़कर कुछ करने ही वाला था कि तभी रोहन बोल पड़ा, यहां नहीं, कहीं और। डिनर के बाद इसे देखते हैं। रिया को ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर चेतन बोला, तब तक हम इस नमूने का क्या करेंगे? जवाब में रोहन ने कहा, इसके हाथ पैर और मुंह बांधकर हमारी गाड़ी की डिक्की में डाल दो। इस पर चेतन ने हां में अपनी गर्दन हिलाई और वो ऐसा ही करने लगा। इतना कहकर रोहन वहां से चला गया और रेस्टोरेंट के अंदर टेबल पर रिया के पास आकर बैठ गया। बहुत देर लगा दी तुमने, सब ठीक? रिया ने पूछा। रोहन ने जवाब दिया। ये चेतन कहां रह गया? हितेश ने पूछा। बस आता ही होगा, रोहन बोला। तभी वेटर वहां ऑर्डर लेकर आ गया। उसने सारी डिशेस टेबल पर रख दी। इसी बीच चेतन वापस आ गया। क्या बात है, मैं एकदम सही वक्त पर आया हूं। इतना कहकर चेतन अपनी जगह पर बैठ गया। फिर सभी ने खाना शुरू किया और बातचीत करने लगे। इस दौरान चेतन ने आंखों ही आंखों में रोहन को बता दिया कि उसे जो काम बोला था वो हो गया। खाना खत्म करने के बाद सभी रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। हितेश कार लेकर आया जिसमें रिया, रोहन और चेतन बैठ गए। आज हम सभी ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है ना? रिया खुश होकर बोली। इस पर रोहन ने हां में अपनी गर्दन हिला दी। वहीं ड्राइव कर रहा हितेश बोला, हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया। हम सबको हफ्ते में एक बार साथ में जरूर खाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही, रिया ने कहा। तभी कार की डिक्की में से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। ये क्या था? डिक्की में कुछ है क्या? रिया ने पूछा। इस पर रोहन कुछ कहता, तभी चेतन बीच में बोल पड़ा। चूहा, गाड़ी में एक चूहा है। काफी दिनों से वायर्स कट कर रहा था तो मैंने पिंजरा रखा था, अब जाकर फंसा है। रिया इस चूहे वाली बात पर कुछ रिएक्ट करती, तभी उनकी गाड़ी आहूजा के बंगले पर आकर रुक गई। रिया, तुम और हितेश जाओ, मैं और चेतन एक अधूरा काम निपटा कर आते हैं। रोहन ने कार से बाहर निकल रही रिया से कहा। क्या रोहन, हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हो? रिया ने हल्का उदास चेहरा बनाते हुए कहा। क्या करूं, अब काम ही कुछ ऐसा है, रोहन बोला। इस पर रिया ने रोहन को गुड नाइट कहा और वो हितेश के साथ बंगले के अंदर चली गई। फिर रोहन और चेतन गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए। जब रिया अपने बंगले में पहुंची तो उसे लिविंग एरिया में मयंक नाइट ड्रेस पहने सोफे पर बैठा दिख गया। उसे देखकर रिया का अभी तक का अच्छा खासा मूड थोड़ा सा खराब हो गया। रिया ने उसे इग्नोर करके अपने कमरे में जाने की कोशिश की। तभी मयंक उसे रोकते हुए बोला,
इतनी लेट कैसे हो गई बहना? कहां रह गई थी? ऑफिस से तो तुम मुझसे पहले निकली थी, लेकिन आई मेरे बाद। अब क्या मुझे यह भी बताना होगा कि मैं कहां जाती हूं, क्या करती हूं? जाओ, इसका भी कोई लीगल पेपर बनवा लाओ, जैसे यहां रुकने के लिए बनवा लाए थे। रिया गुस्से से बोली। अरे बहना, तुम तो खामखा नाराज हो गई। मुझे तुम्हारी परवाह थी। मैंने सुना है तुम पर बहुत जानलेवा हमले होते हैं, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। मयंक रिया के पास आकर बोला। इस पर रिया बोली, ख्याल रखने के लिए रोहन है मेरे पास। उसके रहते कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह सुनकर मयंक रोहन की बेइज्जती करते हुए बोला, कौन? वो मामूली सा बॉडीगार्ड? उस पर इतना भरोसा करती हो तुम? और यहां तुम्हारा अपना भाई खड़ा है, उस पर तुम्हें रत्ती भर भी भरोसा नहीं? हाँ, नहीं है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा रोहन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर रिया अपने कमरे में चली गई। मयंक रोहन को लेकर रिया का प्रोटेक्टिव एटीट्यूड देखकर हैरान रह गया। इस रोहन का तो कुछ करना पड़ेगा, मयंक खुद से बोला। उधर चेतन और रोहन कार लेकर एक ऊंचे से ब्रिज पर पहुंच गए। ये ब्रिज सुनसान था। तभी चेतन ने गाड़ी रोकी और पीछे जाकर डिक्की खोल दी। सफर का मजा आ रहा है चूहे राजा? चेतन ने डिक्की में रस्सी से बंधे शख्स को देखकर कहा। तभी रोहन भी कार से निकलकर वहां आ गया और उसने उस गुंडे के मुंह पर लगी पट्टी हटा दी। फिर उससे पूछा, तुम्हें हमारे ऊपर हमला करने किसने भेजा था? इस पर गुंडा बोला, और मैं भला तुम्हें यह सब क्यों बताऊंगा? गुंडे ने अपनी बात खत्म की ही थी कि रोहन ने उसकी दोनों टांगें पकड़ी और उसे उठाकर ब्रिज से नीचे लटका दिया और फिर बोला, अब तो बताओगे या नीचे की सैर पर जाओगे? इस पर गुंडा सोचने लगा। तभी चेतन पीछे से आया और एक सिगरेट जलाकर उसने उसका कश लिया और फिर वो जलती हुई सिगरेट गुंडे के पैर के तलवों पर लगा दी। इससे गुंडे को बहुत तेज दर्द हुआ। फिर चेतन बोला, वैसे मेरे पास सिगरेट का पूरा पैकेट पड़ा है, जल्दी बताओ, वरना मुझे तुम्हारे ऊपर सारी सिगरेट वेस्ट करनी पड़ेगी। अब गुंडे की सहन शक्ति टूट चुकी थी। उसके पास अपना मुंह खोलने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जाकिर ने भेजा था तुम्हें मारने। उस गुंडे ने डर के मारे सब उगल दिया। यह सुनते ही रोहन ने दूसरा सवाल पूछा, क्या फीजी में रिया पर हमला भी उसी ने करवाया था? इस पर गुंडा एक पल के लिए चुप हो गया। यह देखकर रोहन ने उसे हिलाते हुए ब्रिज के और नीचे लटका दिया। उधर चेतन ने एक और जलती हुई सिगरेट उसके पैरों के तलवों पर लगा दी। हाँ, फीजी वाले हमले के पीछे भी उसका ही हाथ था, गुंडा दर्द से तड़पते हुए बोला। क्या और कोई भी इसमें शामिल है? रोहन ने पूछा। इस बार गुंडा चुप नहीं रहा, क्योंकि वो जानता था कि चुप रहने पर रोहन और चेतन उसके साथ क्या करेंगे। इसलिए वो फौरन अपना मुंह खोलते हुए बोला, हाँ, जाकिर ने इन हमलों को करवाने के लिए पठान से मदद ली थी। ये सुनते ही रोहन ने गुंडे को वापस ब्रिज पर पटक दिया और उसके हाथ पैर में बंधी रस्सी भी खोल दी। फिर चेतन ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उस गुंडे को मारने लगा। रुको, इसे जान से मत मारना, रोहन चेतन को रोकते हुए बोला। जान से नहीं मारना है तो फिर क्या करना है? चेतन ने कंफ्यूज होकर पूछा। इसे छोड़ दो। रोहन की यह बात सुनकर न सिर्फ चेतन बल्कि वो गुंडा भी दंग रह गया। छोड़ दो? लेकिन हाथ आए शिकार को हम क्यों जाने दें? चेतन ने पूछा। जवाब में रोहन बोला, क्योंकि हमें बड़ा शिकार करना है। फिर रोहन गुंडे के पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जाओ, जाकर कह दो जाकिर और पठान से, वो चाहे रिया को मारने की जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन यदि मैंने ये खेल शुरू कर दिया तो मैं कोशिश नहीं करूंगा, सीधा काम को अंजाम दे दूंगा। ये सुनकर गुंडा वहां से डरकर भाग गया। तो अब क्या होगा आगे? क्या रोहन की इस धमकी से जाकिर और पठान डर जाएंगे या फिर कोई नई चाल चलेंगे? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
रोहन और चेतन रात के करीब 1 बजे आहूजा के बंगले पर आए। तब तक रिया सो चुकी थी। हालांकि हितेश अभी भी जाग रहा था और वो चेतन और रोहन के आने का इंतजार कर रहा था। रोहन ने हितेश को भी पूरा मैटर समझा दिया था। तो रोहन, फिर क्या सोचा है तुमने? हमारा पहला टारगेट कौन होगा, जाकिर या पठान? चेतन ने पूछा। तभी हितेश बीच में बोल पड़ा। मेरे हिसाब से तो जाकिर को पहले खत्म करते हैं। वो आस्तीन का सांप है। ऑफिस में मिस रिया के साथ रहते हुए उन्हें कभी भी डस सकता है। इस पर रोहन बोला, नहीं, जाकिर को पहले मारकर कोई फायदा नहीं है। उल्टा उसकी मौत के बाद पठान और सतर्क हो जाएगा, फिर उसका हमारे हाथ आना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ यदि हम पठान को मारते हैं तो जाकिर को बड़ा शौक लगेगा। वो इतना डर जाएगा कि कुछ भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। वैसे भी वो अकेला इतना पावरफुल नहीं है। उसने अभी तक रिया पर जितने भी हमले करवाए वो पठान के दम पर ही करवाए हैं। ये सुनकर चेतन बोला, बात में दम तो है। हितेश ने भी रोहन के इस प्लान पर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो तय रहा, हमारा अगला शिकार पठान होगा। तुम दोनों कल से उसके पीछे साई की तरह लग जाओ। पठान कहां जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, मुझे हर चीज की खबर चाहिए, और वो भी जल्दी। हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। पठान अपनी अगली चाल चले उसके पहले ही हम उसका काम तमाम कर देंगे। रोहन ने अपना फाइनल प्लान चेतन और हितेश को समझाया, जिस पर दोनों ने अग्री किया। अगली सुबह चेतन और हितेश पहले ही कार लेकर पठान को फॉलो करने निकल पड़े। वहीं रोहन दूसरी कार लेकर रिया के आने का इंतजार कर रहा था। रिया काफी अच्छे मूड में दिख रही थी। गुड मॉर्निंग रोहन, रिया ने एक स्वीट सी स्माइल के साथ कहा। गुड मॉर्निंग। वैसे आज सुबह सुबह इतने अच्छे मूड में कैसे? रोहन ने पूछा। वो आज सुबह से मयंक का चेहरा नहीं देखा ना, रिया खुश होकर बोली। फिर उसने कार के अंदर झांक कर कहा, हितेश और चेतन अभी तक नहीं आए? जवाब में रोहन बोला, वो दोनों किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। मतलब आज सिर्फ हम दोनों होंगे, जैसे पहले साथ सफर किया करते थे? रिया ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, जिस पर रोहन ने कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर रोहन ड्राइवर सीट पर बैठा और रिया उसके बगल में। दोनों की कार बंगले के बाहर जा ही रही थी कि तभी एक लाल रंग की कार तेजी से अंदर आई और रोहन रिया की कार से टकरा गई। इससे किसी को कोई गहरी चोट तो नहीं आई, लेकिन इस टक्कर से दोनों की कार पर अच्छे खासे स्क्रैच आ गए। इस टक्कर ने रिया को थोड़ा डरा भी दिया था। इधर घबराई हुई रिया को देखकर रोहन फौरन कार से बाहर निकला और एक ऊंची लेकिन सख्त आवाज में बोला, कौन हो तुम? देखकर नहीं चला सकते? और ये मिस्टर आहूजा के बंगले में कहां घुसे चले आ रहे हो, वो भी इतनी स्पीड में? रोहन ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, लाल रंग की कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़की बाहर निकली। ताड़ के पेड़ जैसी लंबी हाइट, तीखे नैन नक्श, कमसिन पतली कमर, दूध सा गोरा बदन और कंधे को छूते रेड शॉर्ट हेयर। 30 साल की ये लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसने जब रोहन को अपने ऊपर चिल्लाता हुआ देखा तो पहले तो उसे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन जब उसने देखा कि उस पर एक बेहद हैंडसम शख्स चिल्ला रहा है तो उसका गुस्सा अचानक से शांत हो गया। वो कुछ पल रोहन को देखती रही, फिर इतराकर उसके पास गई और उसके बाइसेप्स को टच करती हुई बोली, इतने बड़े डोले शोले क्या इसलिए बना रखे हैं कि एक खूबसूरत लड़की को ऊंची आवाज में डांट कर उसे डराओ? तुम्हें तो इन स्ट्रॉन्ग मसल्स का इस्तेमाल मुझ जैसी सुंदर लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए। उस लड़की का ये अंदाज देखकर रोहन थोड़ा नर्वस हो गया और वो फौरन उससे दूर हट गया। फिर बोला, पहली बात तो मुझे पता नहीं था कि इस कार में लड़की है, और दूसरी बात, तुम जिस तरह से रफ ड्राइविंग कर रही थी उससे किसी को भी गहरी चोट लग सकती थी। इस पर वो लड़की फिर रोहन के करीब आई और बोली, हाँ चोट तो लगी है, लेकिन बाहर नहीं, अंदर, दिल पर। लड़की की ये बातें सुनकर रोहन बहुत ही ऑकवर्ड फील करने लगा। उधर कार में बैठी रिया काफी देर से ये पूरा नजारा देख रही थी। एक पराई लड़की को रोहन के इतना करीब देखकर पता नहीं उसे क्या हुआ, वो गुस्से से तिलमिलाती हुई बाहर आई और बोली, क्या चल रहा है ये सब? कौन हो तुम? और मेरे घर में अपनी गाड़ी कैसे ले आई?
चलो निकलो यहां से। रिया का ये गुस्सा देखकर उस लड़की ने अपनी नजरें रोहन से हटाकर रिया पर गाड़ ली। फिर वो रिया के करीब आकर इतरा कर बोली, किसने कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा घर है? ये मेरा भी घर है, मायरा आहूजा का। ये सुनते ही रिया के होश उड़ गए। उसे एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि ये लड़की क्या बोल रही है। फिर उसे लगा कि ये जरूर कोई पागल या बहरूपिया होगी। मयंक के आने के बाद हो सकता है और भी लोग आहूजा बिजनेस की बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हों। ये सब सोचते हुए रिया ने फौरन उस लड़की को उंगली से बाहर का रास्ता दिखाया और बोली, हाँ हाँ, ये घर भी तुम्हारा है, ऑफिस भी तुम्हारा है, और ये भी बोल दो कि ये जो बाहर रोड जा रही है ये भी तुम्हारी है। आ जाते हैं पता नहीं कहां से, चलो निकलो यहां से। इतना कहकर रिया उस लड़की को घूरने लगी। मैनर्स कहां है तुम्हारे प्यारी बहना? पीछे से आवाज आई। जब रिया पलटी तो ये उसका सौतेला भाई मयंक था जो उसकी ओर आ रहा था। मयंक को अपने पास आता देखकर रिया का दिमाग और खराब हुआ। वो चिढ़कर बोली, देखो अभी मेरे पास तुम्हारी फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है, तुम जाओ यहां से। इस पर मयंक बोला, ऐसे कैसे जाऊं? तुम मेरी या ये कहूं हमारी बहन की बेइज्जती कर रही हो, उसे घर से निकाल रही हो। यह सुनकर रिया चौंक गई। बहन? कौन बहन? रिया को लगा कि उसके कानों ने गलत सुना, इसलिए उसने कंफर्म करने के लिए मयंक से दोबारा पूछा। इस पर मयंक ने उस लड़की की ओर इशारा किया और बोला, ये बहन मायरा आहूजा, मेरी ट्विन सिस्टर और तुम्हारी सौतेली बहन। मयंक ने जवाब दिया। मयंक की बात सुनकर रिया के जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तुम्हारी बहन भी है? रिया ने चौंक कर पूछा और फिर अपना माथा पकड़ लिया, जैसे कह रही हो झेलने को ये मयंक ही काफी नहीं था जो अब एक और सरदर्द आ गया। रोहन भी ये बात सुनकर हैरान रह गया और वो मयंक से बोला, क्या ये लड़की सच में तुम्हारी बहन है? इस पर मयंक ने भौहें चढ़ा ली और बोला, यार ये आदमी बिना सबूत किसी बात पर यकीन ही नहीं करता। फिर मयंक ने अपनी जेब से एक पेपर निकाला और उसे रोहन के हाथ में थमाते हुए बोला, ये लो, मेरी तरफ से मेरी बहन मायरा की डीएनए रिपोर्ट भी देख लो। रोहन उस डीएनए रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ ही रहा था कि तभी मायरा उसके पास आ गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सब ठीक है ना? या मैं पढ़ने में तुम्हारी मदद करूं? मायरा को फिर से अपने करीब देखकर रोहन दोबारा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। वो इस पर कुछ रिएक्ट करता तभी रिया बीच में आ गई और मायरा को रोहन से दूर करते हुए बोली, नो थैंक्स, हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। फिर रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे कार के पास ले जाते हुए बोली, ये फैमिली ड्रामा तो चलता रहेगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलो। इस पर रोहन बोला, हाँ हाँ चल रहा हूं, इसमें हाथ पकड़कर खींचने की क्या जरूरत है? रोहन की यह बात सुनकर वहां खड़ी मायरा की हंसी छूट गई, जिसे देखकर रिया चिढ़ गई और उसने गुस्से से झटक कर रोहन का हाथ छोड़ दिया और फिर वो कार में जाकर बैठ गई। बेचारा रोहन समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। उसने ऐसी सिचुएशन में चुप रहना ही ठीक समझा और रिया को लेकर वहां से आहूजा कॉरपोरेशन के लिए निकल पड़ा। उनके जाते ही मयंक और मायरा एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तुमने रोहन के साथ फ्लर्ट करने की बहुत अच्छी एक्टिंग की है बहना। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि तुम्हें वो रोहन सचमुच इतना पसंद आ रहा है। मयंक अपनी बहन मायरा से बोला। जवाब में मायरा बोली, अब तुमने ही कहा था कि शायद रिया रोहन को पसंद करती है, तो तुम आकर रोहन के साथ फ्लर्ट करना, उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। एंड यू नो मी, मैं जो भी काम करती हूँ पूरी शिद्दत के साथ करती हूँ। इतना कहकर मायरा मंद मंद मुस्कुराने लगी। उधर कार में बैठी रिया का मूड अभी भी ऑफ था। रोहन अभी भी इस बात से अनजान था कि उसने ऐसा किया क्या जो रिया उस पर इतना भड़क गई। तभी कुछ देर की चुप्पी के बाद रिया अचानक से बोली, तुम ना आज के बाद उस मायरा की बच्ची के पास नहीं जाओगे और ना ही उससे कोई बात करोगे। जवाब में रोहन बोला, पर मैं उसके पास नहीं गया था, वो मेरे पास आई थी और वो कुछ कहेगी तो मैं रिस्पॉन्स तो करूंगा ना।
ये सुनकर रिया बोली, वो सब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस इन भाई बहन की शक्ल से ही नफरत है। आई होप इनके और भाई बहन ना हो, ये तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। रिया की ये बात सुनकर रोहन की हल्की सी हंसी छूट गई। ऐसा बहुत कम होता है जब रोहन हंसता है, लेकिन शायद रिया का साथ उसे भी कुछ चेंज कर रहा था। उधर हितेश और चेतन पठान पर नजर रखे हुए थे। उनकी कार पठान के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। ये एक 30 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें पठान अपने 30% लीगल वर्क और 70% इलीगल वर्क को अंजाम देता था। यार, हमें दोपहर से रात हो गई है इस ऑफिस के बाहर खड़े खड़े, लेकिन ये पठान का बच्चा तो अभी तक बाहर ही नहीं आया। मैं बोर हो रहा हूं। चेतन बोला, आएगा आएगा, शांति रखो, हितेश ने कहा। अरे कब आएगा? चेतन चिढ़ते हुए बोला। फिर चेतन ने अपना मोबाइल ऑन किया और एक वीडियो देखने लगा, जिसे देखकर हितेश बोला, अरे ये तो वही है ना, सिंगापुर की फेमस एक्ट्रेस लिली। इस पर चेतन बोला, तो तुम भी लिली के दीवाने हो। जवाब में हितेश ने एक शाई स्माइल पास की और कहा, कौन इसका दीवाना नहीं है भाई, ये है ही इतनी हॉट। तभी हितेश की नजर ऑफिस से बाहर निकल रहे पठान पर गई। लो, आ गया पठान, चलो मोबाइल बंद करो, इट्स वर्क टाइम, हितेश ने चेतन से कहा। उधर पठान अपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक ब्लैक कार में बैठ गया और फिर वो कार चल पड़ी। चेतन और हितेश भी अपनी कार से उसका पीछा करने लगे। पठान की कार एक सुनसान जगह पर आकर रुक गई। कुछ देर बाद वहां एक दूसरी कार आई और पठान पहली कार से उतरकर दूसरी कार में बैठ गया। इस दौरान दूसरी कार में उसके पास सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड था। अब पठान की कार एक होटल के बाहर आकर रुकी। वो कार से चुपके से बाहर निकला। उसने चेहरे पर मास्क भी लगा रखा था, जिसके बाद वो होटल के अंदर चला गया, जबकि उसका सिक्योरिटी गार्ड कार में ही बैठा रहा। ये देखकर चेतन और हितेश भी उस होटल में घुस गए। फिर उन्होंने देखा कि पठान एक होटल के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने लेफ्ट और राइट देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर वो दरवाजा खोलकर उस कमरे में घुस गया। ये कमरे में चोरी करने गया है क्या, जो इतनी चोरी छिपे अंदर घुसा? चेतन ने पूछा। अभी पता चल जाएगा, हितेश ने जवाब दिया। और फिर पठान जिस कमरे में घुसा था उस गेट के की होल से अंदर झांकने लगा। फिर हितेश को जो दिखा उस पर उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। तो आखिर कौन है कमरे के अंदर? किससे मिलने गया पठान? और रिया की सौतेली बहन मायरा का क्या? उसके आने के बाद रिया और रोहन की लाइफ में कौन सा भूचाल आएगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पठान को फॉलो करते हुए हितेश और चेतन एक होटल में आ गए थे, जहां पठान को कमरे में उन्होंने किसी ऐसे शख्स के साथ देख लिया जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। भाई, यदि मीडिया को पता चल जाए कि पठान इस समय किसके साथ होटल के कमरे में है तो पूरे सिंगापुर में तहलका मच जाएगा। की होल से अंदर झांक रहे हितेश ने कहा, अब तुमने ऐसा भी क्या देख लिया? लाओ मुझे भी दिखाओ। चेतन ने कहा, हाँ भाई, तुम भी देख लो, मजा नहीं आए तो पैसे वापस, हितेश बोला। फिर जब चेतन ने की होल से अंदर झांका तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यार, ये क्या देख लिया, अब तो कभी नींद नहीं आएगी, चेतन बोला। दरअसल हितेश और चेतन ने देखा कि पठान एक महिला की बाहों में लिपटा हुआ है और रोमांस कर रहा है। ये महिला कोई आम महिला नहीं, बल्कि सिंगापुर की जानी मानी एक्ट्रेस लिली है, जिसके साथ पठान का लव अफेयर चल रहा है। चेतन ने तुरंत हितेश को उस की होल से हटा दिया और बोला, अब हमें चलना चाहिए, पठान के आदमी कभी भी हमें देख सकते हैं। इतना कहकर हितेश और चेतन वहां से बाहर आ गए और रिया के घर लौट आए। उधर रोहन और रिया पहले ही ऑफिस से घर आ चुके थे। हालांकि घर में मयंक की बहन मायरा के आ जाने से सबकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। दरअसल मायरा को डांस और म्यूजिक का बड़ा शौक था। ऐसे में वो इतनी तेज वॉल्यूम पर लाउड म्यूजिक सुनते हुए डांस प्रैक्टिस कर रही थी कि उसकी आवाज आहूजा के बंगले के कोने कोने तक जा रही थी।
इस लाउड म्यूजिक के बीच रिया अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी। उसे सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना था, इसलिए उसकी प्रॉपर नींद होना जरूरी थी। लेकिन मायरा का म्यूजिक रिया की नींद में रोड़ा बन रहा था। रिया ने कुछ देर उस लाउड म्यूजिक में सोने की कोशिश भी की, लेकिन जब उसके कानों और दिमाग ने जवाब दे दिया तो उसके सब्र का बांध टूट गया और वो गुस्से से तिलमिलाती हुई सीधा मायरा के कमरे के बाहर आ गई। फिर उसके गेट पर खड़े होकर जोर से बोली, ये कोई डिस्को बार नहीं है, मेरा घर है, वॉल्यूम थोड़ा कम कर लो। हालांकि म्यूजिक की आवाज इतनी लाउड थी कि डांस कर रही मायरा को रिया की आवाज आना तो दूर, उसे ये होश तक नहीं था कि रिया उसके रूम के गेट पर खड़ी है। वो तो बस डांस और म्यूजिक में मगन थी। जब कई बार आवाज लगाने पर भी मायरा ने रिया को अनसुना कर दिया तो रिया सीधा मायरा के कमरे में गई और उसने म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर दिया। उसके ऑफ होते ही मायरा का डांस भी रुक गया। फिर जब उसने पलटकर देखा तो रिया को अपनी आंखों के सामने पाया। बिना पूछे मेरा म्यूजिक ऑफ क्यों किया? मायरा ने गुस्से से कहा। बिना पूछे मेरे घर में क्यों घुस आई? रिया भी गुस्से में बोली। तुम्हारा नहीं, हमारा घर। मायरा ऊंची आवाज में बोली। सपने देखना बंद करो। रिया ने उससे भी ऊंची आवाज में कहा। उसके बाद दोनों की करीब 5 से 10 मिनट तक तीखी बहस चलती रही। ये शोर शराबा सुनकर मयंक वहां आ गया और रिया के खिलाफ अपनी बहन मायरा का साथ देने लगा। अब रिया अकेली और कमजोर पड़ने लगी थी। तभी रोहन पीछे से आ गया और उसने सभी से ऊंची आवाज में कहा, चुप। ये सुनते ही वहां 1 मिनट के लिए सन्नाटा पसर गया। फिर रोहन एक नजर सबकी ओर देखकर बोला, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो। लड़ाई मैंने नहीं, इसने शुरू की। मायरा ने रिया की ओर इशारा करते हुए कहा, रात को इतना लाउड म्यूजिक बजाकर सबकी नींद हराम करोगी तो लड़ाई ही करेंगे, पूजा नहीं। रिया मायरा को ताना मारते हुए बोली, मेरी मर्जी, मेरा घर, मैं जितना चाहे उतना तेज म्यूजिक बजाऊं। मायरा बोली। इस पर रिया गुस्से से आग बबूला होकर बोली, फिर मेरा घर, मेरा घर, रुक, अभी तुझे बताती हूं। इतना कहकर रिया मायरा को मारने दौड़ी। ये देखकर रोहन भी एक पल के लिए हैरान रह गया और वो रिया को पकड़कर उसके कमरे में ले गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो, आज मैं इस मायरा की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। रोहन की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए रिया बोली। हालांकि रोहन ने रिया को छोड़ा नहीं और ना ही कुछ बोला। फिर वो रिया को उसके कमरे में ले गया और उसने गेट लगा दिया। यहां रिया को उसने बेड पर बिठाया और कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत होने दिया। जब रिया थोड़ी नॉर्मल हुई तो रोहन बोला, रिया, मैंने तुम्हें मयंक के बारे में क्या कहा था? यही ना कि वो तुम्हें मेंटली वीक करना चाहता है, लेकिन तुमने अपने दिमाग पर काबू पाकर अब उसे हैंडल करना सीख लिया है। अब मायरा के साथ भी तुम्हें यही करना है। वो भी तुम्हारे साथ माइंड गेम प्ले कर रही है और जहां तक मैंने नोटिस किया है, मायरा के भड़काने के बिना भी तुम कई बार भड़क जाती हो। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें उस मायरा से इतनी नफरत है? ये सुनकर रिया कुछ देर चुप रही और फिर बस इतना ही बोली, तुम नहीं समझोगे रोहन, बस इतना जान लो, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। इतना कहकर रिया ने रोहन को गले लगा लिया। इससे रोहन बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगा। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि रिया को ये अचानक से क्या हो गया। दरअसल जब से मायरा इस घर में आई है और रोहन के साथ फ्लर्ट करने लगी है, तब से ही रिया उसे लेकर इनसिक्योर फील कर रही है। मायरा जब भी रोहन से बात करती है तो ना जाने क्यों रिया का खून खौल उठता है। और अब आलम यह हो गया है कि रिया को मायरा से इतनी नफरत हो गई है कि वो मायरा की छोटी मोटी गलतियों पर भी भड़क रही है। क्या रिया के दिल में मायरा को लेकर जलन महसूस हो रही है? क्या रिया का दिल धीरे धीरे रोहन को चाहने लगा है? क्या बॉडीगार्ड और बॉस का ये रिश्ता किसी और रिश्ते में बदल रहा है? अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल रिया ने जिस तरह से इमोशनल होकर रोहन को गले लगा लिया, उससे साफ जाहिर था कि उसके दिल में कुछ तो हलचल हो रही है। इधर रोहन रिया की इस फीलिंग से अनजान था। कुछ देर बाद रोहन को गले लगाते हुए कब रिया की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। रिया के सोने के बाद रोहन अपने कमरे में लौट आया, लेकिन उसे सबसे बड़ा शौक तब लगा
जब मायरा पहले से ही रोहन के कमरे में मौजूद थी। वो अपनी कमसिन अदाएं दिखाकर रोहन को प्यार से घूरे जा रही थी। रोहन को यह बात बहुत अजीब लगी। वो इतना ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था कि वो अपने कमरे में पूरी तरह दाखिल भी नहीं हुआ और गेट पर ही रुक गया। रुक क्यों गए? अंदर आओ, मायरा ने प्यार से कहा और फिर बेड को सहलाते हुए रोहन को अंदर आने का इशारा करने लगी। रोहन को मायरा की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम यहां क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ, रोहन ने सख्त लहजे में कहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्या तुम मुझे सुला दोगे प्लीज? बेड पर बैठी मायरा ने खड़े होकर रोहन के करीब आकर कहा। इस पर रोहन ने खुद को मायरा से और दूर कर लिया और कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही तो यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। इस पर मायरा फिर से रोहन के पास आकर बोली, क्यों? लेकिन अभी कुछ देर पहले रिया को तो बड़े प्यार से अपनी बाहों में सुला रहे थे। झूठ मत बोलना, मैंने सब देख लिया था। इस पर रोहन भड़कते हुए बोला, तुम हमारी जासूसी कर रही थी? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रिया ने भावनाओं में बहकर मुझे गले लगा लिया था। मैंने उसे जानबूझकर बाहों में नहीं लिया और फिर कब उसकी आंख लग गई मुझे भी पता नहीं चला। इसलिए तुम ये फालतू की बातें करना बंद करो। Oh come on रोहन, अब मान भी जाओ, तुम्हारे और रिया के बीच कुछ तो चल रहा है, और यदि तुम मेरे साथ भी कुछ चला लोगे तो क्या दिक्कत है? तुम्हें तो दोनों हाथों में लड्डू मिल जाएंगे। मायरा रोहन के करीब आकर उसे टच करते हुए बोली। इस पर रोहन के सब्र का बांध टूट गया। एक तो मायरा ने उसे टच किया और ऊपर से उसके और रिया के बारे में गलत बातें बोल रही थी। इस पर उसने बेहद ऊंची आवाज में मायरा को फटकार लगाते हुए कहा, निकल जाओ यहां से अभी, और फिर मायरा को खुद से दूर झटक दिया। रोहन का यह गुस्से वाला रूप देखकर एक पल के लिए मायरा भी सहम गई। वो जैसे ही कमरे के बाहर आई, रोहन ने उसके मुंह पर गुस्से से दरवाजा लगा दिया। यह देखकर मायरा को बहुत बुरा लगा और वो अपने दांत पीसते हुए खुद से बोली, तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी रोहन। रिया से सब कुछ छीन लूंगी, उसका घर, उसका बिजनेस और उसकी सबसे प्यारी चीज यानी कि तुम। ये सब सोचते हुए मायरा के चेहरे पर एक हल्की सी ईविल स्माइल आ गई। उधर रोहन अपने कमरे के बेड पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मायरा की हरकत और रिया को लेकर बकवास के चलते उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में हलचल बहुत तेज थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। यह सुनकर रोहन का दिमाग खराब हो गया। उसे लगा कि वो मायरा फिर से उसे तंग करने आ गई। उसने गुस्से में दरवाजा खोला और ऊंची आवाज में बोला, तुम्हें समझ नहीं आता, जाओ यहां से। हालांकि रोहन ने जैसे ही अपना सेंटेंस खत्म किया, उसे उसकी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसके सामने मायरा नहीं बल्कि हितेश और चेतन खड़े थे। रोहन का गुस्से वाला रूप देखकर एक पल के लिए वो दोनों भी कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि उनसे ऐसी क्या गलती हो गई जो रोहन उन पर इतना भड़क रहा है। ऐसे में उनके मुंह से यही निकला कि ओके सॉरी, हम फिर कभी आएंगे। इतना कहकर दोनों जाने लगे, लेकिन रोहन ने उन दोनों को रोक लिया और कहा, रुको, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा दरवाजे पर कोई और है, इसलिए गुस्से में वो मुंह से निकल गया। ये सुनते ही हितेश और चेतन ने राहत की सांस ली। वो सारा मैटर समझ गए। फिर दोनों रोहन के कमरे में बैठ गए। तभी रोहन ने पूछा, तो बताओ, पठान को लेकर कुछ पता चला? इस पर हितेश एक्साइटमेंट के साथ बोला, कुछ? अरे बहुत कुछ पता चला, तुम भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। ये सुनकर रोहन को भी एक पल के लिए इंटरेस्ट आ गया कि आखिर दोनों को ऐसा भी क्या पता चल गया। वो आगे कुछ पूछता, तभी चेतन बीच में बोल पड़ा, रोहन, तुम सिंगापुर की फेमस फिल्म स्टार लिली को जानते हो? इस पर रोहन बोला, हाँ, वो एक फेमस सेलिब्रिटी है और हमारी कंपनी भी कई पब्लिक इवेंट्स में उन्हें अपनी सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करवा चुकी है। लेकिन फिल्म स्टार लिली का पठान से क्या लेना देना? रोहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। इस पर हितेश बोला, क्या नहीं, बहुत कुछ लेना देना है आपस में दोनों का। इस पर रोहन और कंफ्यूज हुआ और चिढ़कर बोला,
तुम सीधा पॉइंट पर आओगे। तभी चेतन बीच में बोला, पठान और लिली का लव अफेयर चल रहा है। दोनों को हमने साथ में होटल के बंद कमरे में रोमांस करते हुए देखा। ये सुनकर रोहन को भी शॉक लगा। वो इस पर कुछ रिएक्ट करता, तभी हितेश बोला, एंड गेस व्हाट, पठान अपनी इस प्रेमिका से रात में चोरी छिपे मिलने जाता है, वो भी सिर्फ एक बॉडीगार्ड के साथ। इतना ही नहीं, ये बॉडीगार्ड भी होटल के बाहर ही रहता है, अंदर नहीं जाता। शायद इसीलिए कि पठान लाइट में आकर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता है, लेकिन हम इसका फायदा उठा सकते हैं। अब रोहन को सारी बातें क्लियर हो गई। उसके दिमाग में पठान को लेकर फौरन नई नई प्लानिंग चलने लगी। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद रोहन बोला, ओके, ध्यान से सुनो, हम लोग कल पठान पर हमला बोलेंगे। इतना कहकर रोहन हितेश और चेतन को अपना प्लान समझाने लगा, जिसे सुनकर हितेश बोला, इतना सब झंझट करने की क्या जरूरत है। वो जैसे ही होटल में एंटर करने के लिए अपनी कार से बाहर निकलेगा, मैं उसे अपनी स्नाइपर से शूट कर दूंगा, सिंपल। यह सुनकर रोहन बोला, नहीं, हमें पठान को मारना नहीं है, बल्कि जिंदा पकड़ना है। यह सुनकर हितेश और चेतन हैरान रह गए। उन्हें लगा था रिया पर थ्रेट होने के कारण रोहन पठान को फौरन मारना चाहेगा, लेकिन वो तो उसे जिंदा पकड़ने की बात कर रहा था। तो अब क्या होगा आगे? आखिर क्यों रोहन पठान को मारने की बजाय जिंदा पकड़ना चाहता है? और क्या उसका पठान को पकड़ने का प्लान वर्क करेगा, या फिर वो किसी नई मुसीबत में पड़ जाएगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गिरीश आहूजा के बंगले पर सुबह के 9 बजे थे। कल रात रोहन ने चेतन और हितेश के साथ पठान को मारने के बजाय जिंदा पकड़ने का प्लान बनाया था। रोहन के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, लेकिन क्या, इसका खुलासा जल्द होने वाला था। रोहन सुबह हितेश और चेतन के साथ गार्डन एरिया में टहल रहा था। वो तीनों रिया के आने का इंतजार कर रहे थे। आज तीनों समय से कुछ पहले ही आ गए थे, ताकि पठान को पकड़ने का अपना प्लान डिस्कस कर सके। पठान को हम लोग आज रात ही पकड़ेंगे, रोहन ने कहा। आई होप वो आज भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा, हितेश बोला। तभी चेतन बीच में आया और बोला, जिसकी गर्लफ्रेंड लिली जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस हो, उससे मिलने तो कोई रोज क्या, दिन में 2-4 बार जाएगा। ये सुनकर हितेश हंसने लगा और बोला, बात में दम तो है। वैसे हम लकी हैं जो हमें मिस लिली को लाइव देखने का दूसरा मौका भी मिलेगा। हितेश, तुम लिली से दोबारा नहीं मिल पाओगे, रोहन ने बीच में कहा। लेकिन क्यों? हितेश ने उदास शक्ल बनाते हुए पूछा। क्योंकि जब हम पठान को पकड़ेंगे तब मिसरिया के पास भी कोई होना चाहिए। पठान को मैं और चेतन देख लेंगे, तुम रिया को प्रोटेक्ट करना, रोहन ने कहा। यह सुनते ही हितेश के लिली से मिलने के सारे सपने जमीन पर गिरे शीशे की तरह एक झटके में टूटकर चकनाचूर हो गए। उसने एक सैड फेस बनाया और बोला, ठीक है। हितेश का रिएक्शन देखकर चेतन हंसने लगा और उसे चिढ़ाते हुए बोला, मैं तो मिस लिली के दोबारा दर्शन करने को बेताब हूं। इस पर उदास हितेश ने जलन के मारे चेतन को घूरते हुए देखा। तभी चेतन बोला, तुम एक काम करो, लिली की बजाय उसे देख लो। चेतन ने दूसरे डायरेक्शन में इशारा किया। जब हितेश ने वहां देखा तो ब्लू डेनिम शॉर्ट्स और व्हाइट क्रॉप टॉप पहने सामने से मायरा आ रही थी। वो इस ड्रेस में किसी फिल्म एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। हितेश और चेतन की नजरें तो उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि रोहन ने मायरा को मुश्किल से 1 सेकंड ही देखा होगा कि वो दूसरी तरफ पलट गया, जैसे कह रहा हो, इस लड़की ने मुझे देख लिया तो फिर से मेरा दिमाग खाएगी। लेकिन मायरा से मुंह फेरना भी रोहन के काम ना आ सका। अगले ही पल मायरा रोहन के पीछे आकर खड़ी हो गई और प्यार से इतरा कर बोली, गुड मॉर्निंग रोहन डियर। ये सुनते ही रोहन ने पहले तो मायरा को इग्नोर किया, लेकिन मायरा भी आसानी से पीछा छोड़ने वाली लड़की नहीं थी। उसने पीठ करके खड़े रोहन के कंधे पर टच किया और बोली, हेलो रोहन बेबी, मैं तुमसे बोल रही हूं, गुड मॉर्निंग। ये सुनकर पास खड़े हितेश की हंसी छूट गई।
बेबी, रोहन क्या तुम्हें छोटा बच्चा दिखता है? हितेश ने मायरा के मजे लेते हुए कहा, जिस पर मायरा बोली, रोहन जब मुझे इग्नोर करता है ना, तो किसी रूठे हुए क्यूट बेबी की तरह ही लगता है। यह सुनने के बाद भी रोहन ने मायरा को इग्नोर ही किया। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। ऐसे में मायरा ही रोहन के सामने जाकर खड़ी हो गई और रोहन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। अब रोहन ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया था। मायरा को जल्दी वहां से रफा दफा करने के लिए उसने मायरा से हाथ मिला लिया और बोला, दिखा और बोली, तुम्हारा गुड मॉर्निंग हो गया हो तो ऑफिस चलें? इस पर रोहन तपाक से बोला, हाँ हाँ चलो चलो। और इतना कहकर वो तेज कदम बढ़ाते हुए गाड़ी में जाकर बैठ गया। शायद उसे भी इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर निकलने की जल्दी थी। रोहन को जाता देख मायरा ने प्यार से हाथ हिलाया और बोली, बाय रोहन, जल्दी आना। इस पर रोहन ने तो कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन रिया मायरा को घूरकर देखने लगी, जिस पर मायरा ने एक फेक स्माइल पास की और रिया से बोली, तुम आराम से आओगी तो भी चलेगा, ऑफिस में आज एक्स्ट्रा वर्क करना। इस पर रिया को बड़ा गुस्सा आया। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, दैट विल बी डिसाइडेड बाय मी। इसलिए अपना सजेशन और मीठी छुरी वाली जुबान दोनों ही अपने पास रखो। इतना कहते हुए रिया वहां से चली गई और रोहन के पास आकर कार में बैठ गई। फिर हितेश और चेतन भी जाकर कार में बैठने लगे। वहीं हितेश ने जाते जाते मायरा की तरफ हाथ हिलाया और बोला, हमें भी कोई बाय बोल दो। इस पर मायरा ने हितेश को घूर कर देखा और पलटकर चली गई। ये देखकर चेतन की हंसी छूट गई। आज तुम्हारी किस्मत ही खराब है, ना मिस लिली मिली और ना ही मायरा। कुछ देर बाद हितेश रोहन, रिया और चेतन को लेकर आहूजा कॉरपोरेशन आ गया। यहां आते ही रिया आज का वर्क स्टार्ट करने के लिए अपने कैबिन की ओर जाने लगी। उधर रोहन ने हितेश और चेतन को पठान को फॉलो करने के लिए भेज दिया और साथ ही कहा कि जैसे ही कंफर्म हो जाए कि लास्ट नाइट की तरह आज भी वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है तो उसे फौरन खबर करे, फिर वो आगे की प्लानिंग करेगा। इधर रिया जैसे ही अपने कैबिन में एंटर हुई तो दंग रह गई। उसका सौतेला भाई मयंक पहले से ही उसके कैबिन में बैठा था। आमतौर पर वो रिया के ऑफिस आने के बाद ही आता था, लेकिन आज वो रिया से भी पहले आ चुका था। रिया को देखते ही मयंक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसके हाथ में एक बड़ी सी फाइल थी, जिसे उसने रिया के हाथ में थमा दिया। फिर अपना सीना चौड़ा करके बोला, लो, तुमने कल जो मुझे डॉक्यूमेंट्स का ढेर दिया था ना, उसकी सारी डिटेल रिपोर्ट्स इस फाइल में हैं। यह सुनकर रिया को समझ में नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। उसने तो वो डॉक्यूमेंट्स मयंक को यूं ही कुछ दिनों तक बिजी रखने के लिए दे दिए थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मयंक ये काम इतनी जल्दी निपटा लेगा। रिया ने मयंक को दिखाने के लिए रफली डॉक्यूमेंट्स के पन्ने पलटे और बोली, ठीक है। फिर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। इस पर मयंक बोला, सिर्फ ठीक है? मैंने ये पेचीदा काम इतना जल्दी कर लिया, और वाओ ब्रदर, वेरी गुड, नाइस वर्क। ऐसे रिएक्शन देना तो दूर, तुम बस ठीक है बोलकर पल्ला झाड़ रही हो। तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपने मुंह से तुम्हारी तारीफ करूं कि वाओ तुमने तो कमाल कर दिया, आओ तुम्हारी सैलरी 10 गुना बढ़ा दूं, तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दूं। नहीं नहीं, तुम इस कंपनी के मालिक ही बन जाओ ना, रिया ने सार्काज्म के साथ कहा। जिस पर मयंक बोला, हाँ ये हुई ना बात, मैं ऐसी तारीफ का ही तो भूखा हूं। वैसे कब बना रही हो मुझे इस कंपनी का अगला मालिक? मयंक ने रिया को छेड़ते हुए कहा। जिस पर रिया बोली, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। जवाब में मयंक बोला, फिर मुझे जल्द अगला जन्म लेना होगा। यह सुनकर रिया ने कहा, हां जरूर लेना, लेकिन इस बार मेरी फैमिली से हजारों किलोमीटर दूर कहीं पैदा होना। रिया की ये बातें सुनकर मयंक हंसने लगा। प्यारी बहना, एक बात कहूं, तुम्हें ये आहूजा कॉरपोरेशन छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करना चाहिए, तुम इसमें काफी अच्छी हो। इस पर रिया बोली, तुम्हारी कॉमेडी खत्म हो गई हो तो अब काम पर भी थोड़ा फोकस कर लें। तभी रिया ने डॉक्यूमेंट्स का एक और बंडल उठाकर मयंक के सामने पटक दिया और बोली,
लो, अब इसे भी फटाफट निपटा लो। यह देखकर मयंक को मन ही मन थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने इस गुस्से को रिया के सामने जाहिर नहीं होने दिया और एक फेक स्माइल के साथ बोला, जरूर प्यारी बहना। फिर रिया लैपटॉप पर अपने काम में बिजी हो गई और मयंक उन डॉक्यूमेंट्स को खंगालने लगा। उधर पठान के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर कार लेकर खड़े चेतन और हितेश को आज फिर सुबह से रात हो गई थी। कल की तरह आज भी पठान हैवी सिक्योरिटी के साथ ऑफिस से बाहर निकला और फिर उस सुनसान ब्रिज पर उसने अपनी कार चेंज कर ली और साथ में केवल एक ही बॉडीगार्ड रखा। ये देखते ही चेतन ने रोहन को कॉल कर दिया। हेलो रोहन, पठान ने आज फिर अपनी गाड़ी बदली। लगता है वो फिर उसी होटल में अपनी गर्लफ्रेंड लिली से मिलने जाएगा। ये सुनकर कॉल पर मौजूद रोहन बोला, गुड, एक काम करो, तुम हितेश को यहां भेज दो, वो रिया को घर छोड़ देगा और मैं वहां आ जाता हूं अपने मिशन को अंजाम देने। ओके, जैसा तुम कहो, चेतन ने जवाब दिया। कुछ देर बाद हितेश टैक्सी लेकर आहूजा कॉरपोरेशन आ गया, जबकि चेतन ने कार से पठान का पीछा करना जारी रखा। हितेश के आते ही रोहन रिया के कैबिन में गया, जहां रिया और मयंक दोनों काम में बिजी थे। ओह, तुम आ गए? बस 15 मिनट और, ये काम निपटाकर हम चलते हैं। काम में बिजी रिया ने रोहन को गेट पर खड़ा देखकर कहा, एक्चुअली आज हितेश तुम्हें घर छोड़ देगा। रोहन ने कहा, और तुम? रिया ने काम बीच में छोड़कर रोहन से कंसर्न के साथ पूछा। मुझे कुछ काम निपटाना है, रोहन बोला। क्या कोई जरूरी काम है? रिया ने पूछा। हां, बहुत जरूरी, रोहन ने कहा और फिर वो वहां से चला गया। रिया से कुछ दूर बैठा काम में बिजी मयंक भी रिया और रोहन की बातें सुन रहा था। उसने कैबिन से जल्दबाजी में जाते हुए रोहन को तिरछी निगाहों से देखा और फिर अपने काम में बिजी हो गया। रोहन आहूजा कॉरपोरेशन से बाहर निकलकर गेट तक पहुंचा ही था कि जाकिर उससे टकरा गया। और मिस्टर बॉडीगार्ड, कैसा चल रहा है रिया को प्रोटेक्ट करने का काम? जाकिर ने रोहन को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पूछा। बहुत बढ़िया, रोहन ने जवाब दिया और वो जाकिर को इग्नोर करके जाने लगा। कैसे बॉडीगार्ड हो तुम? मिस रिया कहाँ है? उन्हें साथ नहीं ले जा रहे? जाकिर ने जा रहे रोहन को रोकते हुए पूछा। रिया की टेंशन आप मत लो, मैंने उसकी सुरक्षा का फुल बंदोबस्त कर दिया है, रोहन ने जवाब दिया और फिर वो तेज कदमों से बाहर जाने लगा। यह देखकर जाकिर समझ गया कि रोहन को जरूर कोई जरूरी काम होगा, इसलिए वो इतनी जल्दबाजी में है। इसलिए उसने एक बार फिर रोहन को रोकना चाहा और बोला, वैसे कहां जा रहे हो? बोलो तो मैं लिफ्ट दे देता हूं। इस पर रोहन ने जाकिर को इग्नोर किया और बिना उसकी तरफ देखे जाते जाते बोला, नो थैंक्स, आई एम फाइन। और फिर वो जाकिर की नजरों से ओझल हो गया। ये देखकर जाकिर वहीं खड़े खड़े कुछ देर तक रोहन के बारे में सोचता रहा। उधर रोहन चेतन की भेजी हुई लोकेशन को फॉलो करते हुए उस होटल तक आ गया जहां पठान चोरी छिपे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। क्या अपडेट है? रोहन ने आते ही चेतन से पूछा। एक प्रॉब्लम हो गई है, चेतन बोला। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? रोहन ने पूछा। लास्ट नाइट तो पठान का बॉडीगार्ड होटल के बाहर गाड़ी में ही रुका था, लेकिन आज वो उसके साथ होटल के अंदर चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं उसे हम पर शक हो गया हो? चेतन बोला। मे बी, या फिर यह भी हो सकता है कि वो अपनी सिक्योरिटी रैंडमली चेंज करते हों। वैसे क्या ये बॉडीगार्ड वही था जो लास्ट नाइट था? रोहन ने पूछा। नहीं, ये दूसरा है, चेतन ने जवाब दिया। हो सकता है ये पठान का ट्रस्टेबल बॉडीगार्ड हो, इसलिए उसने उसे अंदर आने दिया हो, रोहन ने अंदाजा लगाते हुए कहा। तो फिर अब क्या करना है? चेतन ने पूछा। पठान को पकड़ने आए हैं तो आज पकड़कर ही ले जाएंगे, और क्या। इतना कहकर रोहन होटल के अंदर चला गया। फिर चेतन भी उसके पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में दोनों होटल के उस कॉरिडोर में जा पहुंचे जहां पठान ने एक कमरा बुक कर रखा था, लेकिन उस कमरे के बाहर पठान का बॉडीगार्ड हाथ में बड़ी सी गन लिए खड़ा था। तो चलें, करें इस बॉडीगार्ड की धुलाई? चेतन ने रोहन से पूछा।
जवाब में रोहन बोला, नहीं, यदि हमने हमला किया तो वो भी जवाब में गोली चलाएगा। फिर शोर शराबे से पठान सतर्क हो जाएगा और हाथ से निकल जाएगा। इतना कहकर रोहन ने कुछ देर सोचा और फिर वो चेतन से बोला, मेरे पास एक प्लान है, ध्यान से सुनो। तो अब रोहन क्या करेगा? क्या पठान उसकी पकड़ में आएगा या फिर पासा उल्टा पड़ जाएगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पठान सिंगापुर की फेमस एक्ट्रेस लिली के साथ होटल के कमरे में प्राइवेट मोमेंट शेयर कर रहा था। उसके कमरे के बाहर एक बॉडीगार्ड गन लेकर खड़ा था, जो उससे थोड़ी दूरी पर मौजूद रोहन के रास्ते का कांटा था। पठान शोर शराबा सुनकर भाग न जाए, इसलिए रोहन ने बॉडीगार्ड पर हमला नहीं किया, बल्कि एक ऐसा धांसू प्लान बना लिया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। रोहन के कहने पर चेतन दौड़ता हुआ सीधा बॉडीगार्ड के पास गया और हांफते हुए बोला, सर वो नीचे PA 3839H गाड़ी आपकी है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? बॉडीगार्ड ने रिस्पॉन्स दिया, उस गाड़ी का जो ड्राइवर है उसे हार्ट अटैक आया है, फौरन हॉस्पिटल भेजना होगा। चेतन ने कहा। क्या? बॉडीगार्ड ने हैरान होकर कहा, लेकिन अब वो बड़ी दुविधा में पड़ गया था। अगर वो ड्राइवर के पास जाता तो पठान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, वहीं ड्राइवर को मरने छोड़ देता तो फिर पुलिस और मीडिया सब आ जाते, और ऐसा होते ही पठान और लिली का अफेयर जग जाहिर हो जाता। बॉडीगार्ड ने एक पल के लिए यह भी सोचा कि वो अपने बॉस पठान से पूछ ले कि क्या करना है, लेकिन पठान का गुस्सा हर कोई जानता था। यदि वो उसके प्राइवेट मोमेंट में दखल देता तो पठान बॉडीगार्ड को उसकी ही गोलियों से भून डालता। बॉडीगार्ड ये सब सोच ही रहा था कि चेतन फिर से बोला, अरे सर, इतना क्या सोच रहे हो? थोड़ी सी भी देर और की तो वो ड्राइवर मर जाएगा, फिर हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी और शायद मीडिया भी आ जाए। चेतन की ये बात सुनकर बॉडीगार्ड को जैसे उसका अभी सोचा हुआ बुरा सपना सच होता नजर आया। फिर उसने सोचा कि मैं एम्बुलेंस बुलवा लेता हूं और ड्राइवर को उसमें भिजवा देता हूं। उसके बाद दोबारा पठान के कमरे के बाहर आ जाऊंगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। बस यही सोचकर वो फौरन नीचे चला गया। उसके नीचे जाते ही रोहन पठान के कमरे के बाहर आया और उसने दरवाजे पर नॉक किया। पहली बार में तो पठान कमरे से बाहर ही नहीं आया। फिर रोहन ने 10-15 बार और नॉक किया। इस पर पठान गुस्से से तिलमिलाता हुआ बाहर आया और दरवाजा खोलते ही बोला, तुझे बोला था ना कि देखना कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और अब तू ही। पठान इसके आगे कुछ और कहता, तभी उसे रियलाइज हुआ कि सामने उसका बॉडीगार्ड नहीं बल्कि कोई और है। पठान ने रोहन का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाया। अब तू कौन है और मेरा बॉडीगार्ड कहां मर गया? पठान ने भड़कते हुए कहा। इस पर रोहन बोला, सर, मैं होटल का स्टाफ, वो आपका ड्राइवर हार्ट अटैक से मर गया। पुलिस और मीडिया दोनों नीचे खड़ी हैं। आपका बॉडीगार्ड उन्हें संभाल रहा है। उसने मुझे ऊपर भेजा, बोला पठान सर को बोलना मीडिया कभी भी ऊपर आ सकती है, फौरन निकल जाएं। मीडिया का नाम सुनते ही पठान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो फौरन बोला, होटल से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है? इस पर रोहन बोला, हाँ, आप फायर एग्जिट से जा सकते हैं। आइए, मैं आपको बताता हूं। इतना सुनते ही पठान रोहन के पीछे जाने लगा। उसने लिली को कमरे में ही छोड़ना मुनासिब समझा, ताकि मीडिया उसे पकड़ भी ले तो वो और लिली साथ ना दिखें और किसी को उनके लव अफेयर का पता ना चले। रोहन पठान को सीढ़ियों से होता हुआ पार्किंग एरिया तक ले आया, जहां उसने अपनी कार का गेट खोला और बोला, बैठिए सर, मैं आपको छोड़ देता हूं। इस पर पठान कुछ पल के लिए सोचने लगा, क्या हुआ सर, जल्दी करो, मीडिया वाले कभी भी आ सकते हैं। रोहन ने हड़बड़ाहट में कहा, जिससे पठान भी हड़बड़ा गया और वो फौरन कार में बैठ गया। अब रोहन कार चला रहा था और पठान उसके बगल वाली सीट पर बैठा था। थैंक यू यंग मैन, तुमने आज मुझे सही टाइम पर बचा लिया, वरना हंगामा हो जाता। मैं होटल मैनेजमेंट से तुम्हारी तारीफ करूंगा। इतना कहकर पठान ने अपना मोबाइल निकाला और रोहन से बोला, वैसे हम जा कहां रहे हैं? मैं अपनी सिक्योरिटी को पिक करने बुला लेता हूं। जवाब में कार चला रहे रोहन ने पठान को घूरते हुए देखा और बोला, जहन्नुम में। यह सुनते ही पठान चौंक गया।
वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो कुछ रिएक्ट करता उसके पहले पीछे से अचानक 2 हाथ आए और उसे एक केमिकल सुंघाकर बेहोश कर दिया। ये हाथ चेतन के थे, जो कार की पिछली सीट पर बैठा था। कुछ देर बाद उस केमिकल का असर कम हुआ। पठान को धीरे धीरे होश आने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को समुद्र किनारे एक सुनसान से बीच पर पाया। उसके हाथ और पैर दोनों बंधे थे, मुंह पर भी पट्टी लगी थी। पठान ने जैसे ही होश संभाला, उसके सामने रोहन आकर खड़ा हो गया। रोहन को देखते ही पठान समझ गया कि यह शख्स होटल का स्टाफ नहीं बल्कि कोई और है। उसे धोखे से यहां लाया है। पठान ने गुस्से से घूरते हुए रोहन को देखा। तभी रोहन ने उसके मुंह की पट्टी खोल दी। पट्टी खुलते ही पठान गुर्राते हुए बोला, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? तूने किससे पंगा लिया है? जवाब में रोहन ने पठान के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और बोला, अच्छी तरह से जानता हूं कौन है तू। तू वही है जिसने रिया आहूजा पर जानलेवा हमला करवाया। यह सुनते ही पठान के होश उड़ गए। अब वो रोहन से पूछने लगा, तुम कौन हो? जवाब में रोहन ने पठान के फेस पर एक पंच मारा और बोला, मैं वो हूं जिसके दादाजी को तूने मरवा दिया। दरअसल गिरीश आहूजा ने मरने से पहले रोहन से कहा था कि यदि उसे अपने दादाजी के असली कातिल तक पहुंचना है तो रिया के दुश्मनों को पकड़े। इसलिए रोहन को पठान पर भी उसके दादाजी के कातिल होने का शक था। कौन थे तुम्हारे दादाजी? पठान ने कंफ्यूज होकर पूछा। प्रताप सिंह, रोहन बोला। इस पर पठान ने कुछ देर सोचा और फिर वो हैरान होकर बोला, तुम प्रताप सिंह के पोते हो? मैंने सुना था कि उसके एक पोते ने मेरे भेजे सभी गुंडों को बेरहमी से मार डाला। तब मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि प्रताप मर चुका था। लेकिन लगता है तुझे भी उसके साथ मसल देना चाहिए था, तो आज तू मेरे सामने खड़ा नहीं होता। जवाब में रोहन ने पठान के रस्सी से बंधे हाथ और पैर खोल दिए और बोला, तू अब मसल दे, किसने रोका, बशर्ते तुझमें इतना दम हो। हाथ पैर खुलते ही पठान फौरन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फिर उसने आओ देखा ना ताओ और रोहन पर हमला बोल दिया। हालांकि रोहन पर उसका हमला नाकाम रहा क्योंकि वो रोहन को पंच मारता उसके पहले ही रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर रोहन ने उस हाथ को ऐसा मोड़ा कि उसमें से जोर से हड्डी टूटने की आवाज आई। पठान दर्द से कराहते हुए चिल्लाया। तभी रोहन ने पठान को एक किक मारी जिससे वो रेत में लुढ़कता हुआ कई दूर जा गिरा। यह देखकर पठान को गुस्सा आया और वो अपने एक टूटे हाथ के साथ रोहन को मारने दौड़ा। इस बार उसने अपने हाथ की जगह पैर का इस्तेमाल किया और हवा में उछलकर रोहन को फेस पर किक मारना चाहा, लेकिन रोहन ने उसका पैर बीच हवा में ही पकड़ लिया और फिर पठान को वही पैर पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए हवा में उछाल दिया। पठान करीब 30 फीट ऊपर हवा में उछला और फिर धड़ाम से नीचे गिरा। अब उसके बदन की लगभग सभी हड्डियां टूट चुकी थी। वो चाहकर भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर रोहन जमीन पर पड़े पठान के पास गया और उसके ऊपर बैठकर फेस पर एक के बाद एक पंच मारने लगा। लेकिन तभी पठान जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर रोहन रुक गया। फिर पठान बोला, तुम चाहे मुझे जान से मार लो, लेकिन फिर भी अपने दादाजी की मौत का बदला नहीं ले पाओगे। यह सुनते ही रोहन कंफ्यूज हो गया और उसने पठान को एक और पंच मारते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? जवाब में पठान बोला, तुम्हारे दादाजी को मारने के लिए गुंडे मैंने जरूर भेजे थे, लेकिन उन्हें मरवाने का ऑर्डर किसी और ने दिया था। यह सुनते ही रोहन को जोरदार झटका लगा। उसने पठान को फिर से एक पंच मारा और गुस्से से पूछा, मेरे दादाजी को मारने का ऑर्डर किसने दिया था? कौन है वो? जवाब में पठान हंसते हुए बोला, वो जिसका पूरे सिंगापुर में राज चलता है, वो जो मेरे मरते ही तुम्हारे पीछे आएगा, तुम्हारे इतने टुकड़े करेगा कि कोई गिन भी नहीं पाएगा। सिंगापुर का सबसे बड़ा डॉन, बिग बुल। यह सुनकर रोहन कुछ देर सोच में पड़ गया और उसने पठान को मारना बंद कर दिया। तभी पठान बोला,
क्या हुआ, डर गए? अब नहीं मारोगे ना मुझे? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हर कोई उससे डरता है। उसके सामने तुम एक चींटी हो और वो एक हाथी। इस पर रोहन ने पठान को एक जोरदार पंच मारा और कहा, लेकिन यही छोटी सी चींटी यदि हाथी की सूंड में घुस जाए ना तो उसे पागल कर देती है। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। जाओ अपने बॉस के पास और कह दो रोहन आ रहा है, हर चीज का हिसाब चुकता करेगा। इतना कहकर रोहन वहां से जाने लगा। लेकिन तभी पठान ने पास रखा एक नुकीला पत्थर उठाया और रोहन को मारने उसके पीछे तेजी से दौड़ा। वो रोहन की पीठ पर वार करने ही वाला था कि रोहन को खतरे का आभास हो गया। वो बिजली की रफ्तार से पलटा और सेल्फ डिफेंस में नीचे झुककर पठान के पेट पर एक जोरदार पंच मारा। इससे पठान का बैलेंस बिगड़ा और वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इसके साथ ही उसके हाथ में रखा वो नुकीला पत्थर उसकी आंख में घुस गया। वो करीब 5 मिनट तक तड़पता रहा और फिर उसकी बॉडी ने हिलना डुलना बंद कर दिया। माफिया वर्ल्ड का जाना माना नाम और सिंगापुर का एक बड़ा बिजनेसमैन टाइकून पठान मारा गया। पठान के मरने के बाद रोहन और चेतन ने उसकी बॉडी पत्थरों से भरी एक बोरी में भर दी। फिर उस बोरी को बोट की सहायता से बीच समुद्र में ले गए और उसमें डुबा दिया। उसके बाद रोहन और चेतन आहूजा के बंगले पर लौट आए और सो गए। अगली सुबह टीवी, अखबार, रेडियो, हर जगह पठान के रातों रात गायब हो जाने की खबर आग की तरह फैल गई। इस बात का भी खुलासा हो गया कि पठान का अफेयर सिंगापुर की टॉप एक्ट्रेस लिली से था, क्योंकि पठान के गायब होते ही पुलिस ने उसके बॉडीगार्ड को पकड़ा, जिसने उस रात का सारा सच उगल दिया। उसने पुलिस को उस अनजान शख्स के बारे में भी बताया जिसने ड्राइवर को हार्ट अटैक आने की झूठी बात कही थी। हालांकि चेतन उसके पास भेष बदल कर गया था, इसलिए वो बॉडीगार्ड चेतन का सटीक हुलिया पुलिस को नहीं बता पाया। कुल मिलाकर पठान रातों रात कहां गायब हो गया किसी को पता नहीं चला। लेकिन उसके गायब होते ही सिंगापुर के कई बड़े बिजनेसमैन और माफिया वर्ल्ड के नामी लोगों के दिलों की धड़कन भी बढ़ गई। सबको यही डर सता रहा था, कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। सिंगापुर में अचानक कौन ये नया शख्स आ गया था जिसने इतने खूंखार और पावरफुल पठान को भी हरा दिया। उधर पठान की मौत के बाद सबसे ज्यादा डरा हुआ शख्स जाकिर था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि पठान के बाद अगला नंबर उसका ही है, क्योंकि आखिरी के कुछ दिनों में वो ही पठान से सबसे ज्यादा मिला था। इधर आहूजा के बंगले में सुबह सुबह रिया ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। वो रेडी होकर बाहर निकली ही थी कि उसे लिविंग एरिया में मयंक बैठा दिख गया, जो कि टीवी देखते हुए रैंडम चैनल चेंज कर रहा था। रिया का आज मयंक से बहसबाजी का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने उसे इग्नोर किया और वो वहां से जाने लगी। लेकिन तभी मयंक के रिमोट पकड़े हाथ एक न्यूज चैनल पर आकर रुक गए। फिर एक न्यूज फ्लैश हुई। सिंगापुर का जाना माना बिजनेसमैन पठान हुआ रातों रात गायब, पुलिस को है उसके मर्डर का शक। ये न्यूज सुनते ही ऑफिस के लिए निकल रही रिया के कदम रुक गए। पठान? ये तो पहले पापा का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था, लेकिन पापा ने धोखाधड़ी के चलते इसे निकाल दिया था। इस बीच रोहन, चेतन और हितेश भी वहां आ गए। वो सभी बड़े ही नॉर्मल लग रहे थे, ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। रोहन को देखकर रिया बोली, रोहन पता है, पापा का वो एक्स बिजनेस पार्टनर, वो पठान, कल रात अचानक गायब हो गया। रोहन इस पर कुछ रिएक्ट करता, तभी वहां बैठा मयंक बीच में बोल पड़ा, वैसे रोहन कल रात तुम कहां गायब हो गए थे? रिया को छोड़ने भी नहीं आए और देर रात तक बंगले पर भी नहीं दिखे। इस पर रोहन ने मयंक को घूर कर देखा और कहा, वो कुछ काम आ गया था। जवाब में मयंक ने कहा, हाँ, बहुत जरूरी काम होगा, तभी आने में इतनी देर कर दी। इस पर रोहन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वहीं मयंक रोहन को शक भरी निगाहों से देखने लगा। तभी रिया भी यह सुनते ही समझ गई कि मयंक का इशारा किस तरफ है। रिया ने रोहन की ओर सवालिया नजरों से देखा। रोहन ने इस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और रिया को सीधा कार में बिठाकर आहूजा कॉरपोरेशन के लिए निकल पड़ा। रास्ते में रिया के दिमाग में अभी भी पठान का गायब होना
और रोहन का लेट नाइट उसे छोड़कर कहीं जाना, ये दोनों पॉइंट चल रहे थे। वो ना चाहते हुए भी इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही थी। तभी उससे रहा नहीं गया और वो रोहन से बोली, रोहन सच सच बताओ, कल रात कहाँ थे तुम? रोहन इस पर कुछ बोलता तभी एक कार अचानक आई और उनकी कार से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि रोहन की गाड़ी 3-4 बार पलटकर दूर जा गिरी। तो क्या होगा अब आगे? आखिर ये किसकी गाड़ी थी जिसने रोहन और रिया की कार को टक्कर मारी? कौन है इस गाड़ी के अंदर और क्या चाहता है वो रोहन और रिया से? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।